आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक लक्ष्य का पाठ 19 आयु बंधन नहीं को रीड करते हैं। और ये लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। आइए पहले हम सुधा मूर्ति जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सुधा मूर्ति जी कौन है। तो सुधा मूर्ति जी एक लेखिका है जो कि कंप्यूटर विज्ञान विशेषज्ञ है और ये इन्फोसिस फाउंडेशन की न्यासी है। कार्य में व्यस्त और देश विदेश की यात्राओं के उपरांत भी इन्होंने अपनी साहित्यिक अभिरुचि एवं प्रवृत्ति को बनाए रखा है। लोकप्रिय लेखिका होने के कारण सुधा जी को कई रचनाएं कन्नड़ पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर धारावाहिक रूप में प्रकाशित होती रहती हैं। महाश्वेता अतिरिक्त अव्यक्ता यशस्वी डॉनर बहु और इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। सन 2006 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी विभूषित किया गया था। तो आइए अब ये पाठ शुरू करते हैं। भावबोध प्रस्तुत कहानी का ताना बाना कन्नड़ भाषा के लोकप्रिय त्रिवेणी के उपन्यास काशी यात्रा के इर्द गिर्द बुना गया है। ये जो है कन्नड़ भाषा में जो उपन्यास है ना काशी यात्रा, बस उसके ही आसपास लिखा गया है। निरक्षर होते हुए भी लेखिका की नानी उस उपन्यास को पढ़ने के लिए दंडाहित रहती थी। जो लेखिका है यानी कि सुधा मूर्ति जी की जो नानी थी ना, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और फिर भी वो उस उपन्यास को पढ़ने में उन्हें बड़ी रुचि थी। किंतु दुर्भाग्यवश स्वयं पढ़े लिखे ना होने के कारण लेखिका के मुख से ही उसका श्रवण कर संतुष्ट हो जाती थी। जो लेखिका की नानी है, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो सुधा मूर्ति से ही उसकी स्टोरी सुनती रहती थी। अपनी आयु का बंधन पाटते हुए वे विलक्षण योग्यता का परिचय देके लेखिका, और वो अपनी आयु या इस पाठ में पढ़ेंगे कि अपनी आयु को उन्होंने ना माने रखते हुए भी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए किस तरीके से वो पढ़ती है और फिर वो पढ़ने में सक्षम होती है। यानी कहा गया है कि यानी जो लेखिका है यानी सुधा मूर्ति जी हैं, उनकी जो नानी है जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी और वो ये उपन्यास पढ़ना चाहती थी, तो किस तरह से उन्होंने उसके लिए पढ़ाई करी और फिर वो अपने आप ये उपन्यास पढ़ सकी। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तब मैं 12 वर्ष की लड़की थी। मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। तो सुधा मूर्ति कहते हैं कि मैं जब उनकी 12 वर्ष की उनकी उम्र थी तो अपने दादा दादी के साथ कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि यातायात आना जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी। इसलिए हमें सुबह का अखबार दोपहर बाद मिला करता था। तो जो सुबह का न्यूज़पेपर था उन्हें दोपहर को मिला करता था। साप्ताहिक पत्रिका एक दिन विलंब से प्राप्त होती थी और जो संडे का न्यूज़पेपर था वो एक दिन बाद मिलता था। हम सब लोग अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं एवं डाक लेकर आने वाली बस की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से करते थे। तो उस जमाने में जो लोग हैं, तो जो भी बस है या जो भी उनकी डाक या अखबार लेकर आते थे उसका बड़े बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था। उन दिनों कन्नड़ भाषा की बहुत ही लोकप्रिय लेखिका थी त्रिवेणी। तो कन्नड़ लैंग्वेज की जो एक राइटर थी वो थी त्रिवेणी। वे बहुत ही सरल एवं प्रभावकारी शैली में प्राय आधारभूत मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर लिखती थी। तो वो जो लेखिका थी ना, वो अखबार में न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल आता था, तो रोज़ की जो भी घटनाएं या कुछ भी होता था ना, वो बड़ी अच्छी तरीके से उनके राइटिंग का कॉलम आता था। अतः वे हम सभी संबोधित होती थी और हम सबको बड़ा ही अच्छा लगता था। हम सब के ऊपर ही वो इर्द गिर्द हमारे सबके जीवन पे ही घूमता था। वह कन्नड़ साहित्य का दुर्भाग्य था कि वह बहुत छोटी आयु में ही चल बसी। तो वो जो राइटर थी ना, उनकी डेथ जो त्रिवेणी में लिखती थी, बहुत छोटी एज में उनकी राइटर की डेथ हो जाती है। उनके लिखे उपन्यासों की सराहना आज 40 वर्ष बाद भी लोग करते हैं। तो उन्होंने जो भी लिखी थी उसकी प्रशंसा आज 40 वर्ष के बाद भी लोग किया करते हैं। उनका एक उपन्यास था काशी यात्रा। उन दिनों कन्नड़ की साप्ताहिक कर्मवीर में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ करता था। तो उन्हीं का जो एक उपन्यास था ना काशी यात्रा, वो वहाँ के जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर था ना कर्मवीर, उसमें उसकी स्टोरीज आया करती थी। उस ज़माने के लोगों का और कोई एंटरटेनमेंट का साधन तो नहीं होता था जैसे आजकल फ़ोन है, टीवी है, तो उस टाइम पे लोग इसी न्यूज़पेपर पे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए डिपेंड हुआ करते थे। उसमें एक वृद्ध महिला की कहानी थी। तो जो काशी यात्रा जो उपन्यास है उसमें एक बूढ़ी औरत की महिला की कहानी थी जिसकी काशी की यात्रा करने की उत्कट अभिलाषा थी। और वो जो महिला थी ना, वो काशी की यात्रा करना चाहती थी। हर हिंदू का सपना होता है कि वो काशी की यात्रा करे। अधिकतर हिंदुओं की आस्था होती है, यानी अधिकतर हिंदुओं का यही विश्वास होता है कि वो काशी जाकर भगवान शिव की पूजा करना ही अपना अत्यंत पुण्य कार्य समझते हैं। उस वृद्धा की भी यही अभिलाषा थी और उस उपन्यास में उसकी काशी यात्रा के लिए किए गए संघर्ष की कहानी थी। तो उसी मतलब ये जो था ना काशी यात्रा जो आर्टिकल आता था या जो उपन्यास था, उसमें उस वृद्धा की बड़ी इच्छा बताई थी वो किस तरह से काशी यात्रा करने के लिए कितना संघर्ष कर रही है।
उसमें एक अन्य अनाथ लड़की की कहानी भी थी। तो उसी काशी यात्रा उपन्यास में एक अनाथ लड़की होती है जो किसी से प्यार कर बैठती है, किंतु ब्याह ब्याह करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। उस लड़की, अनाथ लड़की के पास, किसी से वो प्यार करती है पर लेकिन उसे शादी करने के उसके पास पैसे नहीं होते। तो वह वृद्ध महिला जो कि काशी यात्रा करना चाहती थी, यात्रा के लिए जो जुड़े हुए इसकी जो भी पैसा था उसके लिए उस अनाथ लड़की के विवाह में खर्च कर देती है। वह कहती है, इस अनाथ लड़की के जीवन में खुशियाँ लाना काशी में भगवान शिव की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो जो वृद्ध महिला है वो कहती है कि अगर मैं इस पैसे को काशी या के भगवान शिव की पूजा करूं, इससे अगर मैं इस पैसे को अनाथ लड़की के विवाह में खर्च कर दूं, तो मुझसे उससे कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। मेरी नानी यानी सुधा मूर्ति की जो नानी थी, जिनका नाम था कृष्टक्का, कभी पाठशाला नहीं गई थी, अतः वह पढ़ना भी नहीं जानती थी। जो उसकी नानी थी सुधा मूर्ति जी, वो कभी पाठशाला नहीं गई थी, वो अनपढ़ थी, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। प्रत्येक बुधवार को वो साप्ताहिक पत्रिका आती थी, वो साप्ताहिक जो संडे का न्यूज़पेपर है वहाँ उनके पास बुधवार तक, वेडनेसडे तक आता था। उस समय वे सब काम भूलकर बड़ी तमन्यता से मुझसे कहानी सुनती थी। तो सुधा मूर्ति की जो नानी है ना, वही कहानी जो वृद्ध महिला की और एक नाथ लड़की की कहानी थी, वो न्यूज़पेपर उनके पास लेके आती थी सुधा मूर्ति के पास कि मुझे ये कहानी पढ़ के सुना। उन्हें काफ़ी उसमें रुचि थी। बाद में वह सारी कहानी मुख आग्रह सुनाती थी। उसके बाद जब कहानी सुनती तो फिर वो सबको उसका डिस्क्रिप्शन करके सुनाती थी। मेरी नानी काशी भी नहीं गई थी, तो उसकी नानी काशी में नहीं गई थी, इसलिए वह स्वयं को कहानी की वृद्ध के एक रूप में मानती थी। तो फिर वो जो उसकी नानी थी सुधा मूर्ति जी, वो कभी काशी नहीं गई थी, तो वो अपने आप को वो जो उपन्यास की में जो वृद्ध थी उसके जैसे उसके अंदर वो अपनी छवि देखती थी। शायद इसलिए वे कहानी पढ़ने के लिए मुझ पर जोर भी डालती थी। इसलिए वो हमेशा उस बच्ची से, सुधा मूर्ति की जो बचपन की बात है, उससे कहती थी मुझे ये कहानी पढ़ के सुना। अब मुझे समझ आता है कि पाठक के लिए एक सुंदर उपन्यास के प्रति कितना आकर्षण होता है। अब मुझे पता चलता है कि जो पाठक, मैंने जो ये लोग कहानी पढ़ते हैं, उनको कितना इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में, सुनने में कितनी रुचि होती है। बच्ची होने के कारण मैं कहानी पढ़कर खेलने के लिए बाहर चली जाती थी, और मैं छोटी बच्ची थी, मैं उन्हें कहानी पढ़ के सुनाती थी और फिर खेलने चली जाती थी। वे मंदिर परिसर में अपनी सहेलियों से मिला करती थी और मंदिर जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी। जब हम बच्चे लुका छुपी का खेल खेला करते थे और फिर वे कहानी के बारे में चर्चा करती थी और वो वहाँ पे कहानी की चर्चा करती थी। तब मुझे समझ नहीं थी कि उस कहानी के विषय में इतनी चर्चा क्यों होती है, कि वो कहानी इतनी क्यों उन्हें पसंद थी। एक बार मैं अपने चचेरे भाई के विवाह में पड़ोस में एक गांव में गई। तो सुधा मूर्ति जी जब छोटी थी, बचपन में थी, उनके किसी चचेरे भाई की मैरिज थी, वो किसी दूसरे गांव में चली गई। हमारे सभी चचेरे ममेरे भाइयों के आने से खूब धूम मची हुई थी और वहाँ पर उनके चचेरे ममेरे सारे भाई आए हुए थे। बड़े बुजुर्ग अन्य कार्यों में व्यस्त थे, तो बड़े लोग सारे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इसके कारण हम पूरी तरह स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे थे, क्योंकि बड़े अपने काम में बिजी होते, तो बच्चे बड़े फ्री थे, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मैं कुछ दिनों के लिए ही गई थी, पर मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पास के गांव में गई थी, किंतु एक सप्ताह तक मुझे वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन एक वीक तक उन्हें वहाँ पर रहना पड़ा। जब मैं वापस अपने गांव लौटी, तो जब मैं मैरिज से वो लौट के अपने गांव में आती हैं, तो मैंने अपनी नानी को आंसू बहाते हुए देखा। तो उन्हें देखा, जब वो घर आई तो नानी रो रही है और आंसू बहा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित होते या रोते नहीं देखा था। तो सुधा मूर्ति जी बड़ी हैरान होती हैं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उनकी नानी, वो कभी किसी परिस्थिति से हार नहीं मानती थी, बड़ा डट का सामना करती थी। ऐसा क्या हो गया कि वो रोने लग गई? मुझे बड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि सुधा मूर्ति जी जब दूसरे गांव में चली जाती हैं तो फिर वो अपने उस न्यूज़पेपर की आगे आगे की स्टोरी पढ़ने के लिए उन्हें बड़ी मतलब विचलित होती है कि आगे की स्टोरी क्या क्या थी। अव्वा, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? तो सुधा मूर्ति जी अपनी नानी को कहती है, अव्वा, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या आप कुशल हैं? क्या आप ठीक है? मैं उन्हें अव्वा कहती थी, तो वो अपनी नानी को अव्वा नाम से बुलाती थी, जिसका अर्थ उत्तरी कर्नाटक भाषा में माँ होता है, जिसे कि अव्वा माने माँ। उन्होंने सिर हिलाया, उन्होंने सिर हिला के कहा, किंतु बोनी कुछ नहीं। सिर हिला दिया और कोई बोनी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, उन्हें पूरी तरह से भूल गई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं ये बात भूल गई। रात के खाने के बाद हम घर के खुले आंगन में ही सो गए, और उस टाइम के लोग ज़्यादातर आंगन में ही सोया करते थे। ग्रीष्म की रात और पूर्णमासी का चांद, और ये गर्मी की रात थी, पूर्णमासी का चांद निकला हुआ था। अव्वा आई और मेरे पास बैठ गई। अव्वा उनके पास बैठ गई। उनके स्नेहीन हाथों ने मेरे माथे को छुआ और फिर उन्होंने अपने प्यार भरे हाथों से मेरे माथे को छुआ। तब मुझे लगा कि वे कुछ बोलना चाहती हैं।
मैंने पूछा, क्या बात है? जब मैं छोटी थी तो मैंने माँ को खो दिया था, यानी कृष्णमूर्ति की बचपन में उनकी माँ की डेथ हो जाती है। मेरी देख रेख करने और मुझे सही गलत का ज्ञान कराने वाली कोई नहीं थी था। तो सुधा मूर्ति जी की देख रेख करने के लिए और सही गलत बताने के लिए वहाँ कोई नहीं था। पिताजी काम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया था। उन दिनों लोग लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे। तो उस टाइम पे जो लड़कियां वो ज़्यादा पढ़ा नहीं करती थी, इसलिए मैं कभी पाठशाला नहीं गई। अच्छा, ये उसकी नानी, अच्छा ये नानी, ये सारी जो बातें हैं उसकी नानी कह रही है कि उनकी मदर उनके बचपन में ख़त्म हो गई थी और उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। उनके पिता व्यस्त रहते थे। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उस ज़माने में उनकी नानी अपना कह रही कि उनके ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गई। छोटी आयु में ही उनका विवाह हो गया था उनकी नानी का। फिर बच्चे हो गए और मैं गृहस्थी में, यानी उनकी नानी गृहस्थी में पूरी तरह व्यस्त हो गई। बाद में बच्चों के भी बच्चे हो गए और वो नातिनों की देख रेख में उन्होंने खाना पकाने और उन्हें खिलाने पिलाने में जीवन की ढेर सारी खुशियाँ अनुभव कर ली और उन्होंने अपना सारा जीवन अपने नाती को खाना पिलाने और पालने में गुजार दिया। कभी कभी पाठशाला ना जाने का मलाल अवश्य होता था कि वो पाठशाला नहीं गई। कभी कभी उन्हें ये ध्यान भी आता था। इसलिए मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि मेरे बच्चे और नातिन अच्छी शिक्षा पाएँ। क्योंकि उनकी नानी खुद कभी पाठशाला नहीं गई थी, तो उन्होंने सोचा कि उसके बच्चे, आगे उनके बच्चे जरूर पाठशाला जाके शिक्षा पाए। जैसे कि सुधा मूर्ति जी शिक्षा पा के आगे जाके इंजीनियर बन के इन्फोसिस की चेयरमैन है। मेरी नानी आधी रात में मुझे 12 वर्ष की लड़की को अपने जीवन गाथा क्यों सुना रही थी। तो सुधा मूर्ति कह रही थी, उन्हें बच्ची थी ना, उन्हें समझ नहीं कि मेरी नानी मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही है। यह बात मैं समझ नहीं सकी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मुझसे इस तरह की बातें करने का अवश्य कोई कारण ही होगा। मैंने उनके चेहरे पर नज़रें टिकाई। उस पर दुख की परछाई थी। तो सुधा मूर्ति जब अपनी नानी के चेहरे की तरफ देखा तो काफ़ी दुखी थी। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वह देखने में बहुत ही सुंदर महिला थी, मैं सदा जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो सुधा मूर्ति जी कहती, अव्वा रो मत, बात क्या है? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? तो सुधा मूर्ति अपनी नानी को कहती हैं कि आप मत रो, क्या बात है? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? हाँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी कर्मवीर सदा की भांति आया करता था। कि जब तुम 1 वीक के लिए मैरिज में दूसरे गांव गई थी, तब भी जो कर्मवीर न्यूज़पेपर है कर्मवीर रोज आया करता था। मैंने पत्रिका खोली और जब मैं न्यूज़पेपर खोलती थी तो काशी यात्रा की कथावनी तस्वीरें देखी। तो उसमें जो काशी यात्रा नाम का जो आर्टिकल आता था उसमें मैं फोटो में देखा करती थी। उसमें क्या लिखा था वह तो मैं समझ नहीं पाई कि उसमें क्या लिखा हुआ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने अपने हाथों को उस तस्वीर पे कई बार घुमाया कि शायद समझ सकूं, और मैं अपने हाथों पर उस न्यूज़पेपर की फोटोग्राफ्स पे घुमाती थी शायद मुझे कुछ समझ में आ सके उस कहानी में क्या लिखा है। किंतु मैं जानती थी कि यह संभव नहीं, और क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं उसे समझ नहीं पाऊंगी या पढ़ नहीं पाऊंगी। काश मैंने इतनी शिक्षा पाई होती, काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती कि मैं उसे पढ़ सकूं। मैंने उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा की, मैंने तुम्हारा बड़ा ही इंतज़ार किया। मुझे लगा कि तुम जल्दी ही आ जाओगी और मुझे कहानी पढ़कर सुनाओगी, और मुझे लगा था तुम शादी से पास के गाँव में जो गई हो जल्दी आ जाओगी और मुझे इसकी आगे की कहानी पढ़कर सुनाओगी। कभी सोचती कि गांव ही चली जाऊं और कहानी पढ़ने के लिए तुमसे कहूँ। कभी सोचती तुम्हारे पास वहाँ के आके तुम्हें कहूँ कि मुझे कहानी पढ़ के सुनाओ। उस कहानी को पढ़ने के लिए मैं इसी गांव में किसी से कह सकती थी, और किंतु कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला ही नहीं। और मैंने ये न्यूज़पेपर में अपने गांव में भी किसी को कहती, पर यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मैं इतनी असहाय और विवश थी, मैं इतनी मजबूर थी। मेरे पास इतनी पूंजी है किंतु क्या लाभ, मैं इतनी पैसे वाली हूँ पर इसका क्या फ़ायदा है जबकि मैं स्वयं को स्वतंत्र नहीं पाती, जबकि मैं आज़ाद ही नहीं हूँ। मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा, और जो सुधा मूर्ति को कोई उत्तर नहीं सूझा। अब वह बोलती गई और वो उसकी नानी बोलती ही जा रही थी। मैंने कल से ही कन्नड़ वनमाला सीखने की ठान ली है कि मुझे कन्नड़ भाषा सीखनी है। जैसे कि जो वनमाला होती है, जैसे काका है, वो सीखना है। मैं मेहनत करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी। दशहरे में मैंने सरस्वती पूजा करने का संकल्प लिया है, और दशहरे के दिन मैं सरस्वती पूजा करूँगी। उस दिन तक मैं स्वयं पूरी तरह उपन्यास पढ़ने में सक्षम हो जाऊंगी, और मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ कि दशहरे तक मैं सारा ये सीख लेना चाहती हूँ। मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखा। तो सुधा मूर्ति जी कहती, मैंने अपने नानी के चेहरे पर देखा कि वो बड़ा उन्होंने
इसके ऊपर संकल्प लिया है। फिर भी मैं उन पर हंसी और मैं उन पर हंसने लगी। मैंने कहा, अव्वा, 62 वर्ष की आयु में तुम वनमाला सीखोगी कि मैं 62 की एज में अब तुम पढ़ाई करोगी? तुम्हारे सारे बाल पक गए हैं, तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, हाथों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं और हाथों में झुर्रियाँ आ गई हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ गया है और रसोई घर का इतना सारा काम करती हो। मैंने बच्चों के स्वर में इस वृद्धा का उपहास किया। मैंने बच्चों की वाली भाषा में अपनी नानी का वो थोड़ा सा अपमान सा कर दिया, किंतु वह केवल मुस्कुरा दिया। वो बच्ची की बात का बुरा ना मानते हुए सिर्फ मुस्कुरा पड़ी और बोली, अच्छे काम के लिए संकल्प लेकर आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तो उसकी नानी ने कहा कि अगर आपने ठान ली है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। मैं अधिक से अधिक मेहनत करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी, किंतु यह काम अवश्य करूँगी, लेकिन यह काम जरूर करूँगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती, मतलब कुछ भी सीखने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती। दूसरे ही दिन से मैंने उन्हें शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। सुधा मूर्ति ने अपनी नानी को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो एक अच्छी छात्रा बनी। उन्होंने जो मेहनत की वह सचमुच में अचंभे में डालने वाली थी। तो उसकी नानी ने बहुत हार्ड वर्क करके वे पढ़ती दोबारा पढ़ती लिखती एवं बोलती जाती थी। वो बड़ी हार्ड वर्क से बार बार पढ़ती लिखती और बोलती। मैं ही उनकी एकमात्र शिक्षिका थी, मैं ही उनकी मतलब टीचर थी, उन्हें पढ़ाने वाली। वो मेरी छात्र थी और वो मेरी स्टूडेंट थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर विज्ञान की अध्यापिका बनूंगी, कि सुधा मूर्ति से बड़ी होगी कंप्यूटर की एक टीचर बनेंगी और सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। सदा की भांति दशहरा पर्व आया। हमेशा की तरह दशहरा आया। मैंने चुपके से काशी यात्रा, जो तब तक पूर्ण उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुका था, यानी वो छोटे छोटे आर्टिकल है वो पूरी बुक के रूप में अब बन चुके थे, खरीद लिया। नानी ने मुझे पूजे स्तर पे बुलाया, तो नानी ने मुझे पूजा घर में बुलाया और एक स्टूल पर बैठने को कहा। उन्होंने एक विलक्षण काम किया। उन्होंने झुककर मेरे पाँव छुए। मैं आश्चर्यचकित होकर सकपका गई, क्योंकि नानी ने सुधा मूर्ति, जो छोटी बच्ची थी, उनके पैर छुए। तो सुधा मूर्ति से बड़ी हैरान हो गई। बड़े लोग बच्चों के पाँव नहीं छूते हैं। हमने हमेशा ईश्वर के, बड़ों के और अध्यापकों के पाँव छुए। सुधा मूर्ति जी कहती है जो बड़े हैं वो बच्चों के पैर नहीं छूते, बल्कि छोटे बच्चे भगवान के, बड़ों के और टीचरों के पैर छूते हैं। इसे आदर सूचक माना जाता है और ये चीज़ आदर की मानी जाती है। यह महान परंपरा है, किंतु आज तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ। यह सही नहीं है। तो सुधा मूर्ति जी कहती है ये तो उल्टा ही हो गया कि आप मेरे पैर छू रहे हैं, ये बात सही नहीं है। नानी ने कहा, मैंने एक शिक्षिका के पाँव छुए। तो उसकी नानी जवाब में कहती है सुधा मूर्ति को कि मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि एक टीचर के पाँव छुए हैं, अपनी नातिन के नहीं छुए। वह शिक्षिका जिसने मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया, कि वो एक ऐसी टीचर है जिसने उसे बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाया, प्रेम से पढ़ाया, कि इतने थोड़े समय में ही मैं कोई उपन्यास भली भांति पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। कि आज उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह पढ़ाया कि मैं कोई भी उपन्यास बड़े आराम से पढ़ सकती हूँ। मैं एक स्वतंत्र हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ। मेरा कर्तव्य है कि बिना किसी आयु भेद और एवं लिंग भेद के इसमें गुरु को आदर सम्मान देना चाहिए। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जिसने मुझे पढ़ाया है, ये ना देखते हुए कि उसकी आयु बहुत छोटी है, या ना देखते हुए कि वो एक लड़की है, और ये ना देखते हुए कि वो एक बड़ी गुरु नहीं है। इसलिए फ़िलहाल वो आज मेरी ही गुरु है, जिसने मुझे आज पढ़ना सिखाया है, तो मैं उसको आदर देती हूँ। मैंने उनके पाँव छूकर उन्हें नमस्कार किया। तो फिर सुधा मूर्ति जी ने अपनी नानी के पाँव छूए उन्हें नमस्कार किया। पहली मान छात्रा को अपनी लाई हुई पुस्तक भेंट दी और फिर मैं जो पुस्तक जिनको इतना शौक था पढ़ने का, वो उन्हें गिफ्ट करी। उन्होंने उसे खोला और त्रिवेणी लिखित उपन्यास काशी यात्रा, उसके प्रकाशक का नाम पढ़ा। तो बुक खोलते ही उन्होंने जो काशी यात्रा नाम का जो उपन्यास था, उसको जिसने लिखा था उसका नाम पढ़ा। मैंने जान लिया कि मेरी छात्रा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हो गई है। तो जब उन्होंने को पता चल गया कि जैसे उन्होंने पढ़ा रही थी वो पूरी तरह से सीख चुकी हैं। और इसका आज ये ख़त्म होता है, जो कि सुधा मूर्ति जी ने लिखा था।